लोग बात करने वाले हैं ऑफ सीज़न मूवी के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग के अंदर हमें मैरी को दिखाया जाता है, जिसे एक मिस्टीरियस खत मिलता है। ये खत द लोन पाम आइलैंड की ग्रेवयार्ड के केयरटेकर हैस्कल का था। इस खत में लिखा था कि तुम्हारी स्वर्गीय माँ को इस आइलैंड की ग्रेवयार्ड में दफनाया गया है, लेकिन उसकी कब्र के आसपास किसी ने तोड़फोड़ कर दी है और तुम जल्दी से ये देखने के लिए आइलैंड पे आ जाओ। इस खत को पढ़ने के बाद मैरी घबरा जाती है और ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को बताती है। ये दोनों फ़ौरन ही आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। आइलैंड काफ़ी दूर होता है शहर से, इतनी दूर होता है कि इन दोनों को पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। इस आइलैंड को शहर के से एक लंबा ब्रिज कनेक्ट करता है और ब्रिज पे खड़ा होता है एक गार्ड। उनका रास्ता रोक लेता है और गार्ड उन्हें बोलता है कि यहाँ का टूरिस्ट सीज़न अब बंद हो चुका है और अभी ऑफ सीज़न चल रहा है। अगले सीज़न तक आइलैंड बंद रहेगा और इसलिए बाहर से यहाँ आया कोई भी अलाउड नहीं है और आइलैंड के अंदर जाने वाले इस ब्रिज को आज रात को बंद कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर मैरी इस गार्ड को खत दिखाती है और लेटर को देखने के बाद गार्ड इन दोनों को आइलैंड के अंदर जाने देता है। अंदर से ये आइलैंड काफ़ी डरावना था और यहाँ का मौसम भी काफ़ी तूफ़ानी था और तूफ़ान के कारण चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा था। मैरी अपनी माँ की कब्र के पास पहुँचती है और कब्र के टूटा देख वो काफ़ी इमोशनल होती है। जॉर्ज इस ग्रेवयार्ड के केयरटेकर हैस्कल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसमें मैरी को पता ही नहीं चलता कि जॉर्ज कहाँ चला गया। मैरी जॉर्ज को ढूंढते वक्त एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिनका नाम एमिली था। एमिली का बर्ताव ऐसा था कि वो मैरी को काफ़ी समय से जानती हो। एमिली एक फ्लोरेंस और मैरी को बताती है कि अभी अभी उन्होंने एक आदमी को बीच की ओर जाते हुए देखा है, शायद वही जॉर्ज हो। मैरी फ़ौरन जंगल से होती हुई बीच की ओर जाने लगती है और यहाँ जंगल से वो कुछ लोगों को देखती है। वो लोग एकदम सीधे यानी कि स्ट्रेट खड़े रहते हैं और उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद यानी कि ओझल हो चुकी थी और वो लोग मैरी को लगातार घूरे जा रहे थे। मैरी ये देख बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो भागती हुई बीच की तरफ जाती है। बीच पे पहुंचने के बाद उसे जॉर्ज मिल जाता है। अब इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आज रात को ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से सीज़न के लिए बंद होने वाला है और नेक्स्ट सीज़न खुलेगा। तो मैरी और जॉर्ज को फ़ौरन आज रात कुछ भी करके इस ब्रिज से निकलना था और अपने शहर वापस पहुंचना था। इनकी कार में फ्यूल भी काफ़ी कम होता है, तो जॉर्ज सैंड्रैप नाम के एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ के लोगों से मदद मांगता है। इस रेस्टोरेंट के लोग काफ़ी अजीब तरह से इन दोनों को घूर रहे थे, लेकिन एक आदमी जॉर्ज की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जॉर्ज को अपने साथ पेट्रोल भराने के लिए ले जाता है। वहीं एक आदमी मैरी के पास आता है और उसके कानों में कुछ बोलता है। वो बोलता है कि मैं आज रात देर तक जागा रहूँगा और मेरे पास एक बोट भी है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे आके मिलना। अब मैरी इस इंसान की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। कुछ देर बाद में वहाँ जॉर्ज भी वापस आ जाता है। ये दोनों फ़ौरन कार में बैठकर ब्रिज की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मैरी को अपनी माँ जो कि एवा नाम था की आखिरी यादें आने लगती हैं। मैरी बताती है एवा को अल्जाइमर था, जिसके कारण उसकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती है। लेकिन एक दिन अचानक एवा एकदम नॉर्मल हो जाती है और मैरी को कुछ ऐसी बातें बताती है जिस पे भरोसा करना मैरी के लिए नामुमकिन था। एवा ने बताया कि उनका जन्म द लोन पाम आइलैंड यानी कि इसी आइलैंड पर हुआ था और जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन वो न्यूयॉर्क चली गई ताकि वो अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सके। न्यूयॉर्क आकर उन्होंने अपने पास को भुलाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उनके पास ने उन्हें सुकून से जीने ही नहीं दिया। दरअसल बात ऐसी है कि उस आइलैंड पे काफ़ी समय से कुछ गिनती के ही परिवार रह रहे थे और यहाँ तूफ़ानी मौसम बहुत बना रहता था। तूफ़ान के कारण यहाँ के काफ़ी लोग सालों साल मारे जाते थे। तो यहाँ के लोगों ने खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए शैतान के साथ एक सौदा कर लिया। इस सौदे के मुताबिक शैतान उन लोगों को जिंदा यानी कि इस मौसम से बचाए रखता और बदले में वो उनकी आत्मा को कैद कर लेता। यानी कि जब उन लोगों की नेचुरल डेथ हो जाती तो उसके बाद में उनकी आत्मा शैतान के पास बंदी बन जाती और वो नर्क की आग में जलती रहती। एवा का परिवार भी इस सौदे का हिस्सा था और ऐसे में वो लोग शैतान की पूजा करते थे। अब एवा सब लोगों से अलग थी, इसलिए वो इस आइलैंड को छोड़ के न्यूयॉर्क भाग गई।
लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपने विल में लिख दिया था कि जो भी इस गांव के सौदे का हिस्सा था वो कहीं पर भी मरे लेकिन उसको दफनाया इसी आइलैंड पे लाके जाएगा। और ऐसा लगता है कि उसके विल के साथ या तो शैतान ने या उसके फॉलोअर्स ने छेड़छाड़ करी होगी और इसलिए मरने के बाद एवा को भी इसी आइलैंड के कब्रिस्तान में दफनाया। आगे ऐसा होता है कि जो मैरी का बॉयफ्रेंड जॉर्ज होता है वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता और वो इसे कहानी समझ उसका मजाक उड़ाने लगता है। और कुछ देर बाद में जॉर्ज को लगता है कि वो रास्ता भटक चुका है और क्योंकि उसका रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि अब रास्ता जो है वो भूल चुका। और रास्ते में काफ़ी सारे पेड़ गिरे होते हैं तूफान के कारण, तो उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मैरी बेहोश हो जाती है और जब वो दोनों होश में आते हैं तो मैरी देखती है कि जॉर्ज वहाँ होता ही नहीं। मैरी को काफ़ी दूर से एक सायरन की आवाज़ आती है और ये सायरन ब्रिज के बंद होने की आवाज़ थी। मैरी भागते हुए किसी तरह से ब्रिज के पास पहुंच जाती है लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ब्रिज बंद हो चुका था। ऐसे में मैरी काफ़ी हेल्पलेस फील करती है और ना चाहते हुए भी वो उसी आइलैंड पे वापस लौटना पड़ता है उसे। यह आइलैंड एकदम खाली पड़ा हुआ था और ऐसे में वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जॉर्ज को बुलाने लगती है। वो लैंडलाइन की मदद से जॉर्ज को कॉल भी करती है लेकिन तूफान के कारण नेटवर्क बंद हो चुका था इसलिए जॉर्ज को कॉल भी नहीं लगता है। अंत में मैरी को उस ओल्ड लेडी एमिली की याद आती है लेकिन बाकियों की तरह उनकी फूल की दुकान भी बंद पड़ी थी। मैरी अंदर जाती है तो उसे यहाँ पर कुछ पेपर कटिंग्स मिलती है जिसमें मैरी की मदर एवा की बातें लिखी थी। ये देखकर मैरी को समझ आ जाता है कि एमिली उसके बारे में सब पहले से ही जानती थी। मैरी स्टोर रूम में जाती है, वहाँ वो एमिली को एकदम मूर्ति की तरह देखती है और एमिली की आंखें भी पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। और मैरी ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो भाग कर के सेंट्रल होटल पहुंचती है और यहाँ के सभी लोग भी एकदम स्थिर खड़े थे, यानी कि ये भी शापित यानी कि पजेस्ड थे। ये लोग मैरी पे हमला करके उसे अपनी ओर खींचते हैं। मैरी डर के मारे जंगल की ओर भागने लगती है उन लोगों से बच कर के और वो जंगल में आके छुप जाती है। वहाँ उसे वापस से फिशरमैन दिखाई देता है, वही फिशरमैन जो उसे सैंड ट्रैप रेस्टोरेंट के अंदर मिला था। वो फिशरमैन मैरी को बताता है कि इस आइलैंड के लोग जो हैं पजेस्ड यानी कि डेविल के वश में हो चुके हैं और हमेशा वो ऑफ सीज़न के अंदर उनके साथ में यही हो जाता है, इसलिए ऑफ सीज़न में इस आइलैंड को हमेशा बंद कर दिया जाता है। डेविल हर किसी की एनर्जी ऑब्जर्व करके उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन हर साल एक इंसान होश में रहता है और इस साल वो होश में था, यानी कि फिशरमैन होश में था। फिशरमैन बताता है कि वो जॉर्ज को ढूंढने में मैरी की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि शायद जॉर्ज अभी तक जिंदा नहीं बचा हो, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जॉर्ज को अब तक मार दिया होगा। फिशरमैन और मैरी उसके घर पहुँच आते हैं और वो लोग बोट की चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। फिशरमैन फ्लोर के ऊपर चेक करने के लिए जाता है लेकिन वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आता और मैरी भी ऊपर जाने लगती है। फिर एकदम मैरी देख के फिशरमैन को चौंक जाती है क्योंकि फिशरमैन की बॉडी जो थी वो ब्लैक टेंटिकल से भर चुकी थी और फिशरमैन भी फाइनली पजेस्ड हो चुका था और वो मैरी पे हमला करता है। लेकिन मैरी किसी तरीके से पास ही पड़ी फ्लेयर गन को उठा करके फिशरमैन के ऊपर चला देती है और इसके कारण फिशरमैन के शरीर में आग लग जाती है और मैरी जो है वहाँ से बच के आइलैंड की एक दुकान के सिक्योरिटी लॉकर से गन चुरा लेती है। फिर वो आगे बढ़ने लगती है, ब्रिज की तरफ भागती है। यहाँ उसे जॉर्ज खड़ा मिलता है जो कि पजेस्ड हालत में उसका इंतज़ार कर रहा था। मैरी जॉर्ज को आवाज़ लगाकर उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से डेविल के वश में था और इसलिए मैरी को उसे शूट करना पड़ता है। मैरी के पास बोट तो नहीं थी, लेकिन वो किसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ब्रिज को ही नीचे कर देती है और आखिरकार ब्रिज धीरे धीरे नीचे भी आने लगता है। लेकिन यहाँ पीछे आइलैंड में बड़ा तूफान शुरू हो गया था, जो मैरी पूरी ताकत लगा करके ब्रिज की ओर भागती है और वो ब्रिज को फाइनली पार कर लेती है। लेकिन ब्रिज के दूसरी तरफ वही गार्ड खड़ा था जिसका नाम था हैस्कल और वो अपने हाथ में एक गन लेके खड़ा हुआ होता है। वो मैरी को गन पॉइंट में ले लेता है और मैरी को वापस से आइलैंड के ग्रेवयार्ड तक छोड़ आता है।
मैरी ग्रेवयार्ड पहुंचने पर नोटिस करती है कि उसकी माँ की कब्र खुली हुई थी और वहाँ से उसकी माँ की लाश भी गायब थी। वो वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे अपनी माँ दिखाई देती है, जो मैरी से मिलने नहीं आई थी बल्कि वो बीच की तरफ जा रही थी। मैरी भी अपनी माँ के पीछे जाने लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैरी की माँ के कुछ बोलने से पहले ही वो पजेस हो जाती है और एक तेज़ बिजली कड़कने के साथ साथ आसमान के अंदर एक डेविल दिखाई देता है। इसके बाद मैरी की माँ पानी में गायब हो जाती है। अब मैरी को चारों ओर से पजेस लोगों ने घेर लिया था और इसके बाद मैरी की आंखें भी वाइट हो जाती है और इसी के साथ मैरी भी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ से 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मैरी को एमिली की फ्लावर शॉप में काम करता दिखाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अब मूवी का कंक्लूज़न ये निकलता है कि शैतान गांव वालों को ही नहीं बल्कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली थी उनको भी पजेस कर लेता है और किसी ना किसी तरीके से उस गांव से भागे हुए लोगों को भी कोई चाल चल के वापस बुला लेता है, ताकि वो उनकी आत्मा को वापस काबू कर सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।